नमस्ते। कल दोपहर के बाद में ही मुझे ये बात पता चली कि इस देश में और दुनिया में जैसे बहुत सारे हुनर सीखने के तौर तरीके हैं और उसको सिखाने वाले लोग हैं, वैसे ही चुनी हुई सरकारों को गिराया कैसे जाता है, इसके भी एक्सपर्ट हैं। तो कल दोपहर में जब मुझे पता चला, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे औरों को भी बताना चाहिए क्योंकि वो आज जो माहौल चल रहा है देश में, उससे सीधे जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि आप इनको नहीं जानते होंगे। इनका नाम है पोपोविच। ये सर्बिया के पॉलिटिशियन हैं और इनका एक ही काम है, ये पूरी दुनिया में घूम-घूम के लोगों को बताते हैं कि चुनी हुई सरकारें कैसे गिराई जाती हैं। और इसके लिए इन्होंने एक बुक भी लिखी, उसका नाम है ब्लूप्रिंट फॉर रिवॉल्यूशन। और साथ में कैनवस करके इनका ऑर्गेनाइजेशन है, सेंटर फॉर अप्लाइड नॉन वायलेंट एक्शन एंड स्ट्रेटजीज। तो अब ये भारत पर भी अपना काम कर रहे हैं। तो सीधे तो काम करेंगे नहीं भाई, ये तो टीचर हैं, एक्सपर्ट हैं। तो इनकी जो स्ट्रेटजी है, आइए उसको देखते हैं एक बार। कि सबसे पहले तो लक्ष्य का निर्धारण करना है कि भैया किस देश की सरकार गिरानी है। तो सरकार जिन स्तंभों के ऊपर, जिन पिलर्स के ऊपर खड़ी है, आप उन पिलर्स को हिलाइए। तो 2014 से उन पिलर्स को ही हिलाया जा रहा है। वो कौन से 4 पिलर हैं, एक बार आप देखिए जरा। वो 4 पिलर कौन से हैं? पहला है आर्थिक स्तंभ, फिर है लोकतांत्रिक स्तंभ, फिर है सुरक्षा स्तंभ और फिर है सांस्कृतिक स्तंभ। तो आर्थिक स्तंभ कैसे है? अब अगर आप रिलेट करें 2014 से, जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तब से इस देश में अंबानी अडानी वाला जो कार्यक्रम पूरा चल रहा है, मतलब जो बैकबोन है, इकोनॉमिक रीढ़ की हड्डी है भारत की, या इस तरह के बहुत सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका जो नाम लिया जा रहा है और अभी उन्होंने केवल अंबानी अडानी को ही रखा है अपने टारगेट के ऊपर। तो वो हमारा पहला स्तंभ है जिसका कि जो कि आर्थिक स्तंभ है। तो ये जो कोकोविक हैं, उनकी जो स्ट्रैटेजी है पिलर हिलाने की, कि सरकार बाद में हिलाना, पहले तुम पिलर हिलाओ। तो ये आर्थिक स्तंभ है इनका। दूसरा है लोकतांत्रिक स्तंभ। तो डेमोक्रेटिक स्तंभ में आप देख ही रहे हैं कि पिछले काफी समय से जो ईवीएम के ऊपर बात हो रही है, कि आप उसके ऊपर शक पैदा करो लोगों का, कि जब तक ईवीएम नहीं हटेगी तब तक जो है काम नहीं बनेगा, जबकि ईवीएम लाई हुई है कांग्रेस की, लेकिन आज ईवीएम पे ही सबसे बड़ी चर्चा हो रही है। तीसरा स्तंभ है सुरक्षा स्तंभ। तो आप देख ही रहे हैं कि पुलवामा के बाद से और भी जो आर्मी ने मिशंस करे हैं, तो हमेशा सेना जो है निशाने पे रह रही है हमारे पॉलिटिकल विपक्ष के। तो एक तरह से तीसरा जो स्तंभ है उसको भी हिलाया जा रहा है। तो ये भी वही पोपोविच से ही सीख रहे हैं ये। और चौथा है, किसी भी देश का जो कल्चरल, जो वहाँ का रूट है, जो मूल है, आधार है, जिसपे कि वो पूरा देश टिका हुआ है या कोई संस्कृति को फॉलो करता है, तो हमारे देश के कॉन्टेक्स्ट में वो सनातन धर्म है। तो आप देख ही रहे हैं 2014 ऑनवर्ड्स, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे और भी पार्टी हो, वो किस तरह से सनातन को अब्यूज कर रहे हैं। चाहे स्टालिन हो, किसी को वो मलेरिया लग रहा है, किसी को डेंगू लग रहा है। अब इनकी जो स्ट्रेटेजी, उसका तीसरा चरण है कि ट्रिगर घटना की प्रतीक्षा और उसे लपकना। तो जैसा कि आपने देखा कि भारत के सीजेआई सिन्हा जी ने बात तो कही, उन्होंने वकीलों से संबंधित एक मुकदमे पे, कि फेक डिग्री लेके वकील किस तरह से कोर्ट में आते हैं, केस लड़ते हैं और बाद में किस तरह से वो न्यूसेंस करते हैं, उसमें उन्होंने कॉकरोच वर्ड यूज करा था। तो इनकी स्ट्रेटेजी का जो तीसरा चरण है, कि किसी ऐसे शब्द को लपक लेना या घटना को लपक लेना जिसको कि बड़ा करा जा सके, और वहीं उसी कॉकरोच से कॉकरोच मूवमेंट शुरू हुआ। अब यहाँ पे आके जो सबसे इंपॉर्टेंट चरण आता है वो है डिलेमा एक्शन और विक्टिम कार्ड। अगर आप इसको देखें कि क्या स्थिति थी, आज बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि जब अभिजीत दीप्ते आया था एयरपोर्ट के ऊपर, उसको तभी रोक लेना चाहिए था। आज बहुत सारे लोग कहते हैं, या इस मूवमेंट से भी जुड़े हुए बहुत सारे लोगों के बीच में ये चर्चा चल रही है कि इसको होने ही नहीं देना चाहिए था, तब रोक लेना चाहिए था और पहले रोक लेना चाहिए था। लेकिन ये एक इतना बड़ा गेम प्लान है गवर्नमेंट गिराने की, जो स्ट्रेटेजी है, उसमें आप अगर रोकें तो दिक्कत है, ना रोकें तो दिक्कत है। रोकें तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का प्रॉब्लम आ जाएगा, ना रोकें तो क्या करते हैं कि अगर आप उसको अनदेखा कर दें, तो ये अपना धीरे धीरे नैरेटिव हावी करने चले जाते हैं। जो आंदोलन चल रहा है उसके बहुत सारे ऐसे वीडियो आपको मिलेंगे जो नीट से संबंधित नहीं है, स्टूडेंट से संबंधित नहीं है, लेकिन सरकार क्या करे उस गैप वाली स्थिति में, ये कोई ना कोई उसका नरेशन अलग अलग तरह का बनाते रहते हैं। अब ये चर्चा का केंद्र बन गया छात्रों और युवाओं के बीच में, और प्लस ट्रोल फॉर्म्स और डिजिटल नेटवर्क जो है इसका, उसको एक बैठे बिठाए मसाला मिल गया,
कि वो दिखाए कि भारत में स्टूडेंट्स के ऊपर क्या समस्या चल रही है। जो भी नीट का स्टूडेंट है, अगर आपको ये बात पता होगा, ऑलरेडी आप उस पूरे फेज से पार हो चुके हैं कि न केवल नीट का री एग्जाम दोबारा से हो गया, उसका रिजल्ट भी आ गया, काउंसलिंग उसकी चल रही है और साथ ही सरकार ने जो उसके कल्प्रिट थे उनको जेल भेज दिया है, सीबीआई की कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा स्ट्रिंजेंट लॉज बनाए हैं। इसरो के डॉक्टर राधाकृष्णन ने जो सजेशन दिया कि किस तरह से ये पेपर वाला सारा काम हटा के सीबीटी के थ्रू हो, हाइब्रिड के थ्रू हो, ऑलरेडी वो 2027 से लागू हो चुका है और बहुत ही स्ट्रिंजेंट लॉ पेपर लीक करने वालों के लिए पास हो चुका है कि 10 साल की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना। तो ऑलरेडी वो चीज पूरी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी ये जो अराजकता का माहौल है जिसमें कि अलग-अलग तरह के दृश्य आपके सामने आ रहे हैं, ये जो पोपोविच हैं, इनकी ये जो स्ट्रैटेजी है देश की चुनी हुई सरकारों को गिराने का, इनका जो चौथा एक अस्पष्ट एस्पेक्ट है जिसमें कि ये कुछ बता नहीं पाते हैं कि पूरे माहौल को एक ऐसी जगह पे पहुंचा दो जो अपने में कोई निर्णय नहीं ले सकता। ना उसका कोई लीडर हो, ना कोई उसका उद्देश्य है। एक ही चीज दिखती जो कि 2014 से कॉन्स्टेंटली चली आ रही है कि चुनी हुई सरकार को गिराएं कैसे। जो भारत के और सनातन के दुश्मन हैं, वो अगर अपनी स्ट्रैटेजी को यूज कर रहे हैं और वो भी विदेशों से उस टेक्नोलॉजी को ले रहे हैं, तो हमें भी अवेयर होना चाहिए कि किस तरह की नई टेक्नोलॉजी आ गई है राजनीति की फील्ड में कि कैसे सरकारों को गिराया जाए। तो आई होप कि आपको इससे कुछ जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।